Assalamu alaikum. Hello friends. So resuming our video, we were in the cash flow statement last line that it helps in evaluating investing, financing and operating activities during the reporting period. As I said, in AS3 cash flow statement you will study that cash flow statement is divided into three parts: investing activities, operating activities and financing activities. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इन तीन एक्टिविटीज़ के बारे में बताता है कि इन तीन एक्टिविटीज़ में कितना कैश आया और कितना कैश गया। आपको इसका डीप अंडरस्टैंडिंग AS3 में पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, नोट्स एंड अदर स्टेटमेंट प्रेजेंट सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनिंग डिफरेंट आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी जो नोट्स है और अदर स्टेटमेंट्स है वो क्या प्रोवाइड करते हैं? सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन, मतलब कि एडिशनल इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। किस बात के लिए? कि फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने जो आइटम्स दिखाए हैं उन आइटम्स के बारे में एडिशनल डिस्क्रिप्शन देता है, वो एक्सप्लेनेशन देता है कि वो ऐसा चीज़ हुआ था, ये हुआ था और इसकी वजह से ये ऐसा पोर्ट्रे किया गया है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में, राइट। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन बताता है। और ऑल्सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, स्टैट्यू है, रेगुलेशंस है, वो कहीं ना कहीं अपने को कहीं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स बताता है कि आपको ये सब चीज़ें फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करने की। तो हमको कहाँ पे डिस्क्लोज करनी होती है? वो है नोट्स एंड अदर एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन की जगह पे, राइट। अभी यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है सी। दे इंक्लूड वेरियस अदर डिस्क्लोजर सच एज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। हम पहले ही एग्जाम्पल को उठाते हैं, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। AS1 इसके बारे में बात करता है। तो आपने जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो किया है, आपने जो भी ट्रीटमेंट या ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपना अकाउंटिंग किया है, तो यू नीड टू राइट डाउन इन द नोट्स कि हमने ये मेथड, ये ट्रीटमेंट फॉलो किया है, हम ये पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। तो आपको वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा नोट्स के जगह पे, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट AS1 के हिसाब से। अभी जो बेसिक फंडामेंटल अजम्पशंस है आपने उनको तो फॉलो किया ही है, तो फिर नथिंग टू राइट अबाउट इट। लेकिन उससे हट के आपने कोई और पॉलिसी अप्लाई की है और कोई पॉलिसी से अपना अकाउंटिंग किया है, तो यू नीड टू डिस्क्लोज दैट वी हैव फॉलोड दिस टाइप ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, राइट। फिर दे हैव सेड के सेगमेंट रिपोर्टिंग, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, अर्निंग फॉर सेल्स। आपको ये सब आगे एस में समझ आएगा कि ये सब पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रिलेशन में है, कि वहाँ पे भी उन्होंने अपना डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स बताया है इनके लिए, ठीक है। तो ये हुआ अपना कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट: बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स एंड अदर एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन। सबका मीनिंग हमने देखा, सबका सिग्निफिकेंस हमने देखा, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव्स एंड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गोइंग टू पेज नंबर 2.5, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिकली मेन यूजर्स कौन होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टर्स, जिन्होंने आपके एंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट डाला है, ठीक है। फिर एम्प्लॉयज, आपके वहाँ जो काम कर रहे हैं एंटरप्राइज में, उन एम्प्लॉयज को भी पता चलना चाहिए कि आपका फाइनेंशियल क्या है, ठीक है। फिर लैंडर्स, जिन्होंने आपको लोन दिया हुआ है, आपको पैसा दिया हुआ है, राइट, जिन्होंने आपको लोन दिया है, जैसे कि बैंकर्स, दे आर लेंडिंग यू मनी, राइट। Thereafter suppliers and creditors, suppliers of your raw materials or suppliers of your fixed assets, जिन्होंने आपको रॉ मटेरियल्स, फिक्स्ड एसेट्स एक्सेट्रा रिसोर्सेज दिया हुआ है। क्रेडिटर्स, जिनके पास से आपने क्रेडिट में परचेसेस किया हुआ है। Thereafter कस्टमर्स, जिनको आपने सेल किया हुआ है अपने गुड्स। Thereafter government also need to know your financials to establish some regulations for your industry, right? And thereafter public at large. Okay, so these are the main group of users of financial statements. All users of financial statements expect the statement to provide useful information needed to make economic decisions.
ये सब ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट इतने अच्छे से डिस्प्ले करे, ऐसी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करे कि वो लोग अपने इकोनॉमिक डिसीजन ले पाए आपके बारे में, ठीक है। इट मस्ट शूट द कॉमन नीड्स, अभी फिनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट प्रोवाइड सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट शूट द कॉमन नीड ऑफ मोस्ट ऑफ द यूजर्स। सबके जो कॉमन नीड्स है, एटलीस्ट आप उन कॉमन नीड्स को तो फुलफिल करें ही, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन कॉमन नीड्स को फुलफिल करे, ठीक है। Thereafter, however, they cannot and not intend to provide all information. सभी यूजर्स के सभी इंफॉर्मेशन नीड्स हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट फुलफिल नहीं कर सकते, सो दैट इज एन एक्सेप्शन, राइट। एंड वी ऑल्सो वी नीड नॉट प्रोवाइड ए नॉन फिनेंशियल डेटा। हम सिर्फ फिनेंशियल डेटा के बारे में बात करते हैं, नॉन फिनेंशियल डेटा हमें नहीं देने का होता है, दो बीइंग रेलेवेंट फॉर मेकिंग डिसीजन। चाहे वो इतना भी रेलेवेंट हो सकता है आपके डिसीजन लेने के लिए, फिर भी हम नॉन फिनेंशियल डेटा नहीं देते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में, राइट। तो ये हुआ यूजर्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। Moving further, fundamental accounting assumptions, a very important base for your accounts. This will help you further also in your practical life also. So please understand this concept very well. Pay attention on it, right? As per the framework, there are three fundamental accounting assumptions. Which one? Going concern, accrual, and consistency. Now, these are the assumptions that is the users of financial statements believe that the same has been considered while preparing the financial statements. यूजर्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट है जिनके बारे में हमने ऊपर बात की, ये सब यूजर्स ऐसा बिलीव करके चलते हैं जब आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तब ये मान के चल रहे हैं, दे आर अज्यूमिंग दैट यू हैव फॉलोड ऑल ऑफ दिस थ्री फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। इनका सेपरेट डिस्क्लोजर नहीं दिया जाता है। नॉर्मली बेसिकली अकाउंट्स आर डन फॉलोइंग दिस थ्री अकाउंटिंग अजम्पशंस। अगर आपने इन assumptions को नहीं फॉलो किया है, then you need to give an additional disclosure that such type of fundamental accounting assumption has not been followed by us in our financial statements, right? You see here that no separate disclosure would be necessary for that these assumptions have been followed by us. However, if any above mentioned fundamental accounting assumptions are not followed, then this fact should be specifically disclosed, as I said you earlier. Okay, now going to detail of this assumption. First one is going concern. अभी हम पहले बेसिक समझ लेते हैं गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है। गोइंग कंसर्न मीन्स कि ये ऐसा अजम्पशन है कि ये लोग ऐसा मान रहे हैं कि आपका बिजनेस सालों साल चलता रहने वाला है, जब यू फॉर अ फोरसिबल फ्यूचर इट विल बी कंटिन्यूड। आपका ऐसा नहीं है कि ये ईयर खत्म हुआ और आपने आपका धंधा बंद कर दिया, आपने अपना धंधा चेंज कर दिया। तो जब आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा बिजनेस इन फ्यूचर आप कंटिन्यू करने वाले हैं। उस एजम्पशन को अगर आप अग्री कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे। जनरली अगर कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हुए होंगे तो इस एजम्पशन को फॉलो करके किए हुए होंगे। जहाँ पे ऐसा है कि आपका बिजनेस बंद ही होने वाला है, यू विल नॉट फॉलो गोइंग कंसर्न एंड फ्रॉम नेक्स्ट ईयर यू विल हैव नो बिजनेस फॉर दिस, then you will specifically specify in your notes that you have not followed going concern assumption. जब आप going concern assumption नहीं follow करते हैं, your accounting will be different than compared to when you have followed going concern assumption. मानो के फिक्स एसेट है, इफ यू आर फॉलोइंग गोइंग कंसर्न assumption तो आप उनको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाते हैं, और अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हैं इस assumption को then you will show at net realizable value. So this is a very big difference, and if you are following, no need to disclose it, but if you are not following this assumption, you need to give an additional disclosure in your notes to financial statement. I hope you are getting my point, right? Reading it. Financial statements are normally prepared on the assumption that an enterprise will continue in the operation in foreseeable future, and neither there is an intention nor there is a need to materially curtail the scale of operations. अगर ये थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाए कि गोइंग कंसर्न assumption के बारे में लिखो, तो ये जो 4 लाइन्स है यू नीड टू लर्न इट बाय हार्ट
यही वर्ड यूज करने हैं कि इट विल कंटिन्यू, योर बिजनेस ऑपरेशंस विल कंटिन्यू इन फोर्सिबल फ्यूचर and you neither have an intention nor need to materially curtail the operation. Neither an intention मतलब कि आपका कोई इरादा नहीं है, nor there is a need, यानी कि ना ही कोई ज़रूरियात है आपको अपने ऑपरेशंस को मटीरियली कर्टेल, मतलब मटीरियल ऑपरेशन है जो आपके मेन ऑपरेशन है, आपकी मेन प्रोडक्ट लाइन है, उनको कर्टेल मतलब कि बंद करने की. ठीक है. नेक्स्ट, coming to next page 2.6, financial statements prepared on going concern basis recognize among other things the need for sufficient retention of profit to replace assets consumed in operation and for making adequate provision for settlement of liability. अभी यहाँ पे बात कीजिए कि अगर आप गोइंग कंसर्न एजम्पशन को अगर फॉलो कर रहे हैं तो फिर आपको कैसे रिकॉग्नाइज करना होगा चीज़ों को कि आप जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं आप उनको विड्रॉ नहीं कर लोगे, आप उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर दोगे, लेकिन उस प्रॉफिट को आप अपने बिजनेस में रिटेन करोगे और उससे आप अपने एसेट्स जो आपने कंज्यूम किए हैं उनको रिप्लेस करोगे और अपने ऑपरेशंस को ऑपरेट करोगे और अपनी जो लायबिलिटीज है, आपको जो पेमेंट्स करने हैं उनको सेटलमेंट करने के लिए आप उस प्रॉफिट्स में से प्रोविजन क्रिएट करोगे. ठीक है. आई होप कि आपको प्रोविजंस का मतलब पता है. प्रोविजन ये होता है कि आपके पास कोई लायबिलिटी है जो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, वो लायबिलिटी आपको पता है कि आपको पेमेंट करना है, वो ड्यू होने वाली है, तो आप उसके लिए पैसे साइड में रखते हैं अपने प्रॉफिट में से, मतलब कि आप एक प्रोविजन क्रिएट करते हैं. ये प्रोविजन लायबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, इनका क्रेडिट बैलेंस होता है. ठीक है. तो मूविंग फर्दर, financial statement is prepared on different basis. Example, when assets of enterprises से अगर आप गोइंग कंसर्न एजम्पशन फॉलो नहीं कर रहे हो तो मैंने आपको बोला कि एक एग्जांपल यही है कि आप एसेट्स को नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखाएंगे, लेकिन अगर आपने गोइंग कंसर्न को फॉलो किया है तो आप अपनी एसेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट या फिर रिवैल्यूड अमाउंट से डिस्प्ले करेंगे अपनी बैलेंस शीट में. ठीक है. आई होप यू आर वेरी क्लियर विद द गोइंग कंसर्न एजम्पशन. अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है अपने को कि यहाँ से हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का है. दो केस में प्रिपेयर करने का है. एक केस के आपने गोइंग कंसर्न फॉलो किया है और दूसरा केस ये कि आपने गोइंग कंसर्न को फॉलो नहीं किया है. अभी चलो हम देखते हैं इस एग्जाम्पल को. बैलेंस शीट ऑफ अ ट्रेडर ऑन 31 March 2001 इज गिवन बिलो. कैपिटल, profit and loss, 10% loan, trade payables, fixed assets, stock, trade receivables, deferred cost, bank. Additional information, remaining life of fixed asset is 5 years. Pattern of use of asset is even. The net realizable value of fixed assets on 31st March 2002 was 60,000. Traders' purchases and sales in 2001-2 amounted to 4 lakh and 4.5 lakh respectively. The cost and net realizable value of stock on 31st March 2002 were 32,000 and 40,000 respectively. Expenses for the year amounted to rupees 14,900. Deferred cost is amortized equally over 4 years. Debtors on 31st March 2002 is 25,000, out of which 2,000 is doubtful. Collection of another 4,000 depends on successful reinstallation of certain products supplied to customers. Closing trade payables is 12,000, which is likely to be settled at 5% discount. Cash balance at 31st March 2002 is 37,100 rupees. There is an early repayment penalty for the loan of rupees 2,500. Loan for the loans of rupees 2,500. The profit and loss and balance sheet of trader are shown below in the two cases, assuming going concern and not assuming going concern. अभी आपको यहाँ पे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एंड आफ्टर बैलेंस शीट प्रिपेयर करना का है. तो चलो हम देखते हैं, दोनों केस एक साथ देखते जाएंगे. ठीक है. अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है फिक्स्ड एसेट्स के बारे में कि फिक्स लाइफ ऑफ फिक्स एसेट इज 5 years. पैटर्न ऑफ यूज ऑफ एसेट इज इवन, हर साल एक तरह से यूज किया जा रहा है. द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन 31st March 2002 वॉज 60,000. फिक्स एसेट्स थे कितने के? 65,000 रुपीज़ के.
और उसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना है 60,000। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो सी हमने बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स दिखाया। अगर हम गोइंग कंसर्न को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो हम दिखाएंगे एनआरवी पे ये वैल्यू। सी यहाँ पे केस 1 है, ये है कि हमने गोइंग कंसर्न को फॉलो किया है, राइट। और ये है कि हमने गोइंग कंसर्न को फॉलो नहीं किया है, ठीक है। अभी तो गोइंग कंसर्न को फॉलो नहीं किया है, तब हम क्या दिखाएंगे 60,000 रुपीज, दैट इज NRV, राइट। फिर जब हम गोइंग कंसर्न को फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि हमारा बिजनेस चलने वाला है, हमारे फिक्स एसेट्स पड़े रहने वाले हैं, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या बताया था कि हम इवनली फिक्स एसेट को यूज कर रहे हैं हर साल। तो हम इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 65,000 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो आएगा 13,000 रुपीज, राइट। वन मिनट, yeah, so you will deduct 65 minus 13, that is 52,000 will be shown in your balance sheet asset side when you are following the accounting assumption. अभी आपने देखा होगा कि सी इन केस 1 the amount of fixed assets will be ₹52,000, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया। अभी नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन, traders purchases and sales amounted to 4 lakh and 4.5 lakh respectively, ठीक है। तो परचेज एंड सेल्स की इन्फॉर्मेशन दी गई है, हम उसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। तो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे लिखेंगे, देखो परचेजेस कितने के हैं 4 लाख और सेल्स कितने के हैं 4.5 लाख, तो वो तो दोनों में सेम ही रहेंगे, उसमें कोई वो नहीं होगा, ठीक है। अभी the cost and net realizable value of stock were 32,000 and 40,000 respectively। अभी at the year end के स्टॉक के बारे में बात करें, पहले हम देखेंगे ओपनिंग स्टॉक कितना था 30,000, सीन बैलेंस शीट क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए ये कौन सी डेट पे 31 मार्च 2001, ये मतलब कि ये ओपनिंग स्टॉक हुआ, राइट। तो ये ओपनिंग स्टॉक पहले हम दिखा देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, दैट इज 30,000 हो गया ये। अभी क्लोजिंग स्टॉक, उन्होंने कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक का कितना बताया हुआ है 32,000। तो जब हम गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहे हैं तब हम स्टॉक को एट कॉस्ट बताएंगे, दैट इज 32,000, और उसका एनआरवी कितना दिया हुआ है 40,000। तो जब हम गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करेंगे तब हम स्टॉक को एट ₹40,000 दिखाएंगे, ठीक है। अभी बढ़ते हैं आगे। एक्सपेंसेस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹14,900, तो एक्सपेंस तो सेम ही रहेंगे, राइट। तो ये 14,900 यहाँ पे हमने एक्सपेंस में प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड दोनों केसेस में लिख लिया। अब यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे एक्सपेंसेस के लिए कि यहाँ पे जो लोन दिया गया है 10% लोन, देखिए 35,000, तो इसका इंटरेस्ट आएगा 35,000 का 10% 3,500 रुपीज, वो इस एक्सपेंस में इंक्लूड कर दिया गया है, ऐसा हम अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो ये अजम्पशन इन्होंने भी यही बुक में अजम्पशन लिया हुआ है, और यहाँ पे देखो ये अजम्पशन लिखा हुआ है, इट इज अज्यूम दैट द एक्सपेंस इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ 10% ऑन लोन, दैट इज 3,500, राइट। मूविंग फर्दर, डिफर्ड कॉस्ट इज एमोटाइज्ड इक्वली ओवर 4 ईयर। यहाँ पे देखो बैलेंस शीट एसेट साइड डिफर्ड कॉस्ट दिया हुआ है 10,000 रुपीज का है, जब आप उनको 4 ईयर्स के लिए अमोटाइज करने का बोला है। तो आप अगर गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि आपका आगे बिजनेस चलने वाला है, तो हम उसको अमोटाइज करेंगे कि 10,000 डिवाइडेड बाय 4 कितना हुआ 2,500, ठीक है। तो ये ₹2,500 हम P&L में डेबिट साइड लिखेंगे अमोटाइज कॉस्ट, और बैलेंस शीट में बैलेंस 7,500 रुपीज दिखाएंगे। लेकिन जब हम बोलते हैं कि हमने गोइंग कंसर्न को फॉलो नहीं किया है, मतलब कि आगे फॉर 4 ईयर्स क्या एक अगले साल भी शायद हमारा बिजनेस नहीं रहेगा, तो पूरा कॉस्ट हम एक्सपेंस कर देंगे।
तो दैट इज डिफर्ड एसेट पूरा का पूरा 10,000 हम एक्सपेंस आउट कर देंगे, यानी कि P&L में दिखा देंगे। इसकी वजह से देखो जब हम गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहे हैं तब हमारा डिफर्ड एसेट है वो बैलेंस शीट में 7500 रुपीज से रहेगा, और जब हम कहेंगे कि हमने गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं किया है तब हमारा अमाउंट नील हो जाएगा, मतलब कि 10,000 माइनस 10,000, राइट। तो हमारा अमाउंट हो गया नील। अभी आगे बढ़ते हैं। Debtors on 31st March 2002 is rupees 25,000, out of which 2,000 is doubtful। तो अभी 25,000 का डेटर्स क्लोजिंग डेटर्स बताया गया है, उसमें से 2,000 डाउटफुल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रोविजन क्रिएट करेंगे। आपने सुना होगा हम बैड डेट के लिए एक प्रोविजन क्रिएट करते हैं जब हमें लगता है कि यहाँ से हमारे अमाउंट हमें एक्सपेक्ट नहीं है कि हमें हमारी अमाउंट वापस रिसीव होगी, सॉरी हमारी अमाउंट हमको रिसीव होगी, राइट। तो आगे बोला है कि कलेक्शन ऑफ अनदर 4,000 डिपेंड्स ऑन सक्सेसफुल री इंस्टॉलेशन ऑफ सर्टन प्रोडक्ट सप्लाइड टू कस्टमर्स। अभी आगे 4,000 रुपीज तभी हम रिसीव करेंगे जब हम उनका री इंस्टॉलेशन कर पाएंगे उनके प्रोडक्ट का जो हमने उनको सप्लाई किया है, ठीक है। तो वो भी 4,000 तभी होगा जब हम आगे बिजनेस चलाएंगे, नेक्स्ट ईयर बिजनेस होगा, तब हम उनको जो हमने प्रोडक्ट सप्लाई किया है उसका री इंस्टॉलेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी ये क्या होगा कि गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहे हैं तब ये 4,000 हमारे आ सकते हैं वापस, तो सिर्फ 2,000 का हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये रहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000। और गोइंग कंसर्न अगर हम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हमारा 4,000 भी डाउटफुल बन जाएगा। तो टोटल हमारा कितना डाउटफुल बना, 2,000 प्लस 4,000 दैट इज 6,000। अभी हमारा डेटर्स उस हिसाब से बैलेंस शीट में डिस्प्ले होगा। तो ये रहे 25,000 माइनस 2,000 23,000 एंड 25,000 माइनस 6,000 19,000। और एक बात, मैंने फिक्स एसेट में आपको डेप्रिसिएशन डिडक्ट करके दिया है 52,000, पर हम P&L में उसका इफेक्ट देना भूल गए। ये रहा 13,000 रुपीज हमारा डेप्रिसिएशन, ठीक है। और जब हमने 60,000 पे फिक्स एसेट बताया है नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे, तो हम उस वक्त डेप्रिसिएशन कितना देंगे, 60,000 डिवाइड इट बाय 5, दैट इज 5,000। 1 मिनट, सॉरी 65,000 पे है तो डिवाइडेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज 60,000, तो 60,000 सॉरी तब हमारा डेप्रिसिएशन नहीं आएगा क्योंकि हमारा गोइंग कंसर्न है, तो नेक्स्ट ईयर बिजनेस करने वाला नहीं है। लेकिन जब हम रीवैल्यू कर रहे हैं एसेट को एट NRV, तो जो बैलेंस अमाउंट है वो हम डेप्रिसिएशन में एडजस्ट करेंगे। तो 65,000 माइनस 60,000 हम डेप्रिसिएशन में वो 5,000 इस ईयर का हम दिखा देंगे कि हमारा डेप्रिसिएशन हुआ 5,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Closing trade payables is 12,000 which is likely to be settled at 5% discount। अब ट्रेड पेबल्स का क्लोजिंग बैलेंस बोला है 12,000, जो सेटल्ड होगा एट 5% डिस्काउंट। 12,000 का 5% होगा 600 रुपीज, राइट। तो चलो हम देख लेते हैं ट्रेड पेबल्स। अभी तो हमें 12,000 क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, हमें पेमेंट करने का नहीं है। लेकिन अगर हम गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब कि हम जल्दी ट्रेड पेबल्स को सेटल कर देंगे, और हमारा एक्सपेक्टेड डिस्काउंट कितना था 5%, तो वो 600 रुपीज माइनस करके हम हमारा ट्रेड पेबल्स दिखाएंगे, दैट इज 11,400 व्हेन गोइंग कंसर्न इज नॉट फॉलोड, ठीक है। अभी कौन सी आइटम रह गई, कोई एडजस्टमेंट है नेक्स्ट? हाँ है। कैश बैलेंस एज एट 31st March 2002 इज रुपीज 37,100। तो ईयर एंड कैश हम डायरेक्टली शो करेंगे 37,100, ठीक है। फिर देयर इज एन अर्ली रिपेमेंट पेनल्टी फॉर लोन 2,500। अभी हमारा लोन कितना था 35,000। अभी हम गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करेंगे तो हम उसका अर्ली रिपेमेंट कर देंगे। अगर अर्ली रिपेमेंट करेंगे तो हमको पेनल्टी लगेगा। तो पहले अगर गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहे हैं तो रिपेमेंट करने की बारी नहीं आएगी, तो 35,000 ऐसे ही डिस्प्ले कर देंगे,
लेकिन अगर हम अभी गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करेंगे और रीपेमेंट कर देंगे, अर्ली रीपेमेंट का 2500 पेनल्टी लगेगा, तो वो एक्सटेंड करेंगे लोन का पेनल्टी 2500 और हमारा लोन हो जाएगा बढ़ के 35,000 प्लस 2500। हमने अभी पेमेंट नहीं कर दिया है, ये हमारा लायबिलिटी सेट आउट हो गया और हम लायबिलिटी साइड में क्रिएट कर देंगे 37,500, दैट इज 35,000 प्लस 2500, राइट। आगे बढ़ते हैं। ओके, हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन खत्म हो गया। अभी बैलेंस शीट में से कौन सी आइटम रह गई है आप देख लो सभी। ठीक है, कैपिटल रह गया है और प्रॉफिट एंड लॉस। कैपिटल तो वही है 60,000, तो वो तो सेम का सेम है। और जो बैलेंस हमारा नेट प्रॉफिट आएगा वो हम दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना था 25,000, राइट। तो उसमें इस बार का प्रॉफिट ऐड करेंगे, वो है 19,600 एंड 22,200 इन केस गोइंग कंसर्न इज नॉट फॉलोड। तो गोइंग कंसर्न फॉलो करेंगे तो इतनी अमाउंट आएगी, और अगर गोइंग कंसर्न नहीं फॉलो कर रहे तो यहाँ पे हो जाएगा 22,200। ठीक है, तो ये जो फिगर आएगा वो हम प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट साइड में दिखा देंगे। ठीक, यहाँ पे आ गया। आई थिंक इट इज विजिबल नाउ, राइट। ओके, तो ये हुआ हमारा सम कंप्लीट। प्रॉफिट एंड लॉस पूरा टैली हो गया और बैलेंस शीट भी पूरा हो गया। हाँ, एक चीज रह गई हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में, वो है ट्रेड पेबल जो डिस्काउंट पे सेटल हुआ, वो हम यहाँ पे दिखा देंगे। डिस्काउंट हमारी इनकम हुई क्योंकि हमें यहाँ पे पेमेंट करने में डिस्काउंट मिला है, तो इट इज अ गेन फॉर अस, राइट। सो वी विल शो इन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फिर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का नेट बैलेंस आ जाएगा, वो प्रॉफिट हमने बैलेंस शीट में ओपनिंग प्रॉफिट के साथ ऐड करके बैलेंस शीट को भी टैली कर लिया और प्रॉफिट एंड लॉस को भी एंड अप कर दिया। ठीक है, so I'm ending up here. Next, from accrual, next हमारा assumption है accrual basis that we will continue in our next session, right?